दोस्तों आदाब। मैं आपका दोस्त अबू हुरैरा एक बार फिर से न्यूज़ 18 उर्दू के सोशल मीडिया पेज पर आपके साथ जुड़ चुका हूं। और जम्मू कश्मीर में सियासी जो सरगर्मियां हैं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। इंतखाबात की तारीख पहले ही आ चुकी है। जम्मू कश्मीर के इंतखाबात को किस तरह से देखा जाए, क्योंकि 370 हटने के बाद और पिछले 10 सालों में ये पहला चुनाव हो रहा है, तो लोगों में भी काफी जोशो खरोश है। लोग भी चाह रहे थे कि एक चुनी हुई सरकार मिलनी चाहिए, तो अब वो इंतजार तो खत्म हो गया। लेकिन ये जो सियासी पूरा प्रोसेस है, ये जो इंतखाबात हैं, अलग अलग सियासी पार्टियों की अपनी सरगर्मियां हैं, इसे किस तरह से देखा जाए। तमाम सियासी पार्टियां अपना अपना मैनिफेस्टो और मंशूर लेकर आ रही हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। और मेरे साथ बहुत खास मेहमान हमारे दोस्त रिफत अब्दुल्ला साहब, जिन्होंने कई जम्मू कश्मीर के कई इलेक्शंस को कवर किया है, जम्मू कश्मीर के हालात को बहुत करीब से समझते हैं और जम्मू कश्मीर के खासतौर से सियासी हालात पर उनकी बहुत अच्छी नजर है। रिफत अब्दुल्ला साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है। किस तरह से क्या कुछ माहौल है, क्योंकि हम तो जम्मू कश्मीर से बहुत दूर बैठे हैं और आप खुद श्रीनगर में हैं। तारीखें आने के बाद, क्योंकि पहले एक ये डाउट था लोगों में कि ये सवाल उठता था कि इंतखाबात होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन अब वो तमाम चीजें क्लियर हो गई हैं। अब तस्वीर बिल्कुल साफ है, तारीखें आ चुकी हैं, इंतखाबात होने जा रहे हैं। और सियासी जो सरगर्मियां हैं, सियासी जो माहौल है, वो कश्मीर का आप कैसे देख रहे हैं? हुरैरा, सबसे पहले आपका शुक्रिया। लेकिन मैं आपको कह दूं कि आप दूर नहीं बैठे हैं, बल्कि कई साल से आपकी पूरी नज़र जम्मू कश्मीर पे है। क्योंकि जम्मू कश्मीर के बुलेटिन जितने भी जाते हैं, खासतौर से नेटवर्क 18 पे, तो उसमें आपकी प्रेजेंस रहती है। तो ये कहना कि आपकी नज़र नहीं है तो शायद सही नहीं होगा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि रिमोटली, यानी आप डिजिटली कनेक्टेड हैं और आप लोगों तक खबर भी पहुंचाते हैं। जहां तक आपने सियासी सूरत हाल की बात की, चूंकि आपको मालूम है कि आज ही अलायंस हुई कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो ये कहा जा सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अब एक साथ चुनाव लड़ेंगे, चुनावी मैदान में उतरेंगे, लेकिन उनका मुकाबला सीधे बीजेपी के साथ है। तो आपको मालूम है कि डीलिमिटेशन हुई, डीलिमिटेशन के बाद अभी 90 सीट्स हैं। आपको ये भी मालूम होगा कि जब जम्मू कश्मीर रियासत थी तो तब 87 यानी 87 सीट्स थी। लद्दाख चूंकि अलग हो गया, 4 सीट्स कम हो गई, उसके बाद रह गई 83। और उसके बाद डिलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू हुआ, 7 सीटें बढ़ा दी गई। जम्मू में 6 का इजाफा हुआ, कश्मीर में 1 का इजाफा हुआ। अब 90 सीट्स पे चुनाव होगा। लेकिन सबसे बड़ी नजर जिस चीज पे है वो ये है कि 45 का आंकड़ा कौन पार करेगा। ऐसे मुझे नहीं लगता है कि एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कोई उभर के आएगी। या तो बीजेपी की किसी के साथ अलायंस होगी, या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस या पीडीपी की अलायंस हो सकती है, या बाकी कुछ लोग अगर एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जीत पाते हैं तो मैं समझता हूं कि उन्हीं का एक अलायंस होगा जो आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि 4 तारीख को सब पता चल पाएगा, अब ज्यादा दूर नहीं है अब। लेकिन चुनावी सरगर्मियां अब शुरू हो गई। हालांकि आपको ये भी मालूम है कि अवामी इत्तेहाद पार्टी का फैक्टर, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। क्योंकि नॉर्थ कश्मीर में जो पिछली बार वेव जनरेट हुई, 5.25 लाख वोट इंजीनियर रशीद को मिले और एक स्टालवार्ट फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को उन्होंने हराया, तो ये एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। मैं समझता हूं कि अगर उसे रिलीज किया जाता है, यानी अगर इंजीनियर रशीद रिलीज हो जाते हैं 28 तारीख को, क्योंकि हेयरिंग है पटियाला हाउस कोर्ट में, तो अगर बेल मिलती है उनको, तो ये समझा जा रहा है, अभी जितने भी सियासी पंडित हैं उनका यही कहना है कि मोमेंटम जनरेट हो सकता है उनकी कैंपेनिंग में। हालांकि उन्होंने आज 9 कैंडिडेट्स का नाम अनाउंस किया। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि अगर उनको नए चेहरे मिलते हैं और जो लोग चुनते हैं, यानी उनकी स्ट्रेटेजी ये है कि वो एरिया में जाके लोगों से ही पूछते हैं कि आपका नुमाइंदा कौन बन सकता है। अगर उसको मैंडेट मिलता है तो फिर लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो उनको सपोर्ट करे, जो बाकी पार्टीज में नहीं होता है। पार्टी में पार्टी फैसला करती है, लेकिन अवामी इत्तेहाद पार्टी का दावा है कि लोग फैसला करेंगे कि वो किस उम्मीदवार को चाहते हैं कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो नुमाइंदगी करे। तो अगर ऐसा होता है, उनको अच्छे चेहरे मिले, तो ये मैं समझ सकता हूं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा। हुरैरा जी, लेकिन रिफत, अवामी इत्तेहाद पर हम आगे भी बात करेंगे। और अवामी इत्तेहाद पार्टी की कुछ कहानी है, मुझे तो उसी तरह से लग रही जब शुरू शुरू में आम आदमी पार्टी जिस तरह से दिल्ली में आई थी और उभरी थी। लेकिन रिफत अब्दुल्ला,
अब बदले हुए माहौल में जम्मू कश्मीर का जो सियासी माहौल जो बदला है 370 के बाद, इसमें जम्मू कश्मीर की जो रिवायती पार्टियां हैं उन्हें आप कहां पर पाते हैं? और खासतौर से पीडीपी, जिसका एक जमाने में जम्मू कश्मीर में बहुत असर रसूख होता था मुफ्ती सईद मरहूम के दौर में, और उसके बाद महबूबा मुफ्ती भी वजीर आला जम्मू कश्मीर के रही, तो जो रिवायती पार्टियां उन्हें अब कहां पर पाते हैं इस चुनाव में? देखिए, रिवायती पार्टियों का आज भी रोल है। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की ग्रास रूट लेवल की पॉलिटिक्स को आप नकार नहीं सकते हैं। हालांकि कोशिश ऐसी हुई थी, जो इल्जाम लगा रही है कांग्रेस के लीडर्स या नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर इल्जाम लगा रहे हैं कि बीजेपी ने कोशिश की थी कुछ नए चेहरों को यहाँ पे मैदान में उतारने की, नई पार्टियों को प्रमोट करने की, लेकिन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी का भी ये कहना है कि बीजेपी उसमें कामयाब नहीं हुई। तो फिर से ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स की ही बात आएगी, क्योंकि पीडीपी भी मैदान में है, नेशनल कॉन्फ्रेंस मैदान में है, कांग्रेस मैदान में है। ज्यादा से ज्यादा रिसेंट टाइम्स में ये कहा जाता है कि उभरने का एक चांस दिया गया था, चाहे पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो। हालांकि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद गनी लून पहले भी जीत चुके हैं, हंदवारा सीट से भी और कुपवारा सीट से भी। 2014 के इलेक्शंस में वो कुल 2 मेंबर असेंबली थे। अवामी ये जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का आप जिक्र कह रहे थे, तो उसमें वो लोग थे जो पहले ही मिनिस्टर रह चुके हैं, पहले ही एमएलए रह चुके हैं। लेकिन कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि सियासी उथल पुथल शुरू हो गई, एक लीडर आ रहा है, एक लीडर जा रहा है, और अवामी इत्तेहाद पार्टी जो है नई पार्टी है, वो नए चेहरे लाएगी। लेकिन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के पास जो चेहरे थे, एक एक करके वो निकल रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट लोग जो हैं उन्होंने किनारा कशी इख्तियार की या दूसरी पार्टियों में ज्वाइन किया, चाहे वो पीडीपी हो या बाकी कांग्रेस की पार्टियां हो। कल भी एक लीडर ने रिजाइन किया वहां पे, और वो शायद कांग्रेस में जाएंगे। तो इसी तरीके से अभी तोड़ फोड़, या मैं ये कहूं कि सियासी गठजोड़, अभी ये सिलसिला जारी है। 2-3 दिनों में थोड़ा सा रफ्तार पकड़ेगी कैंपेनिंग, क्योंकि 18 तारीख को पहला फेज होगा, 25 को दूसरा, और 1 को तीसरा, और 4 अक्टूबर को काउंटिंग होगी। तो मैं ये समझता हूं कि आज भी जो हमने देखा कि कुछ ज्यादा नहीं बदला। जिस तरीके से ये तो इल्जाम है नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस का कि बीजेपी ने कोशिश की थी कुछ नए लोगों को सपोर्ट करने की, कुछ पुरानी कुछ पार्टियों को बनाकर उनको सपोर्ट करने की, लेकिन उनका ये कहना है कि वो उसमें कामयाब नहीं हुए। हालांकि बीजेपी के बारे में आपको मैं कह दूं कि बीजेपी के बारे में मुझे इनपुट्स ये मिल रहे हैं कि वो जम्मू में 38 सीटों पे खुद चुनाव लड़ेगी, और बीजेपी 11 से 14 उम्मीदवार खड़ा करेगी कश्मीर सूबे में। कुल 54 के करीब जो है उनका नंबर होगा जो चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के लिए। लेकिन आज भी ये कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को वो कश्मीर में भी सपोर्ट करेंगे और 4-5 कैंडिडेट्स को जम्मू में भी सपोर्ट करेंगे। बीजेपी की कोशिश है पावर में आना। जी जी रिफत, यानी अभी के जम्मू कश्मीर में जो सियासी सूरत हाल है, तमाम पार्टियां अब अपना अपना साथी एक तरह से, अपना इत्तेहादी एक तरह से ढूंढ रही हैं। कल एक बयान आया था डीपीएपी की तरफ से, गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी की तरफ से, कि डीपीएपी जो कुछ बड़े लीडर्स हैं, बड़े जो चेहरे हैं जो रिवायती पार्टियों से हटकर उनके साथ इत्तेहाद करना चाह रहे हैं और उनके साथ जाएंगे। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का भी बताया जा रहा है कि इत्तेहाद हो गया। लेकिन फिर पीडीपी क्या करेगी? क्या पीडीपी भी कुछ न कुछ साथी ढूंढेगी? इस पर भी हम आगे बात करेंगे रिफत अब्दुल्ला। लेकिन हमारे साथ जो हमारे नाजरीन जुड़े हुए हैं उनके लिए हमारा जो पोल क्वेश्चन है, जो सवाल है, वो यही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो अलायंस है, जो इत्तेहाद है, क्या वो दूसरी पार्टियों के लिए एक बड़ा चैलेंज बन पाएगा इस इलेक्शन में? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप हाँ या ना में अपना जवाब हमें दे सकते हैं। और इसके अलावा रिफत, ये सवाल आपसे भी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस क्या दो ही पार्टियां मिलकर इत्तेहाद करेंगी, या फिर पीडीपी के लिए भी इस इत्तेहाद में, इस अलायंस में कोई गुंजाइश बचती है? देखिए, मैं साफ कर दूं आपके लिए कि मुझे नहीं लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहेगी कि पीडीपी साथ में जुड़े, क्योंकि मैंने सवाल पूछा था उमर अब्दुल्ला से प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और मैंने कहा था कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी की अलायंस होती है तो क्या हो सकता है ऐसा? तो उन्होंने कहा कांग्रेस उन्हें मजबूर नहीं कर सकती है इस तरीके की अलायंस के लिए। यानी उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला या नेशनल कॉन्फ्रेंस बिल्कुल नहीं चाहती है कि पीडीपी भी इस अलायंस का हिस्सा हो, लेकिन सीपीआईएम इस हिस्से का जो है दैट पार्ट ऑफ द अलायंस, क्योंकि सीपीआईएम इंडिया ब्लॉक या इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, और सीपीआईएम के मोहम्मद यूसुफ तारिगामी जो हैं वो भी इस अलायंस का हिस्सा होंगे। और ये समझा जा सकता है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस तारिगामी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, तारिगाम कुलगाम में शायद अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी, और वहां पे मोहम्मद यूसुफ तारिगामी को ही इलेक्शन लड़ने के लिए सीट दी जाएगी, जो वो पहले से ही जीतते आए हैं। तो ये समझा जा सकता है। तो कहा जा सकता है अभी
3 पार्टियों का तो अलायंस है ही, और इंडिया गठबंधन में और भी अगर कोई पार्टी होगी जो यहाँ पे चुनाव में शिरकत करेगी, उनके साथ तो एक नेचुरल सा अलायंस है। लेकिन पीडीपी के साथ क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस मुतमईन नहीं है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को ऑब्जेक्शन है, तो इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की अलायंस या नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी की अलायंस नामुमकिन लग रही है। हाँ बिल्कुल रिफत की पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जब हम बात करते हैं तो 36 का आंकड़ा है ये, और ये एक रिवायती दोनों के बीच में जिस तरह से बात नहीं बन पाती है। लोकसभा चुनाव में लग रहा था कि दिल्ली मुंबई में जहां पर इंडिया अलायंस की बैठक हो रही थी वहां पर महबूबा मुफ्ती, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला एक साथ नजर आते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर में जैसे ही वापस आते थे तो ये एक अलग अलग नजर आते थे। नहीं हुरेरा, वो तो हमने लोकसभा इंतखाबात में देखा कि यहाँ पे इंडिया गठबंधन का कोई सीट शेयरिंग नहीं थी। महबूबा मुफ्ती ने खुद चुनाव लड़ा, उमर अब्दुल्ला ने खुद चुनाव लड़ा, तो ये अलायंस जो है ये पहले भी फेल थी, तो अभी भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये अलायंस यहाँ पे हो सकती है। जी बिल्कुल, मैं रिफत अब्दुल्ला खासतौर से पीडीपी को समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि महबूबा मुफ्ती खुद वजीर आला रही, बीजेपी के साथ रही। हालांकि उन्होंने कहा कि हमने उस वक्त जब बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी तो हमने सेंटर के साथ जाके सरकार बनाई थी, सेंटर में जो एनडीए हुकूमत थी बीजेपी के साथ नहीं गए थे। वो अपनी जगह वो सियासी बातें हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि पीडीपी जो मरहूम मुफ्ती सईद के जमाने में वो खुद वजीर आला रहे जम्मू कश्मीर के, महबूबा मुफ्ती सीएम रही हैं और जम्मू कश्मीर की पसंदीदा, खासतौर से कश्मीर वैली की पसंदीदा पार्टी हुआ करती थी। क्या आपको लग रहा है कि इस चुनाव में उनका कोई साथी अब नजर नहीं आ रहा है, या किस तरह से अभी तक देख रहे हैं? कई पिछले दिनों जो खबरें भी आई कि कई उसके जो साथी छोड़ के चले गए थे वो फिर से अब लौट कर आ रहे हैं, पीडीपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो पीडीपी को कैसे इस चुनाव में देखा जाए? हुरेरा, कुछ लोग उनके साथ आ रहे हैं, कुछ लोग छोड़ के जा रहे हैं। एजाज मीर जो हैं वो उनके मेंबर असेंबली रहे हैं शोपियां डिस्ट्रिक्ट से, वो छोड़ के चले गए। इसी तरीके से हरबख्श सिंह वो चले गए, वो डीडीसी मेंबर थे, और कुछ लोग छोड़ चुके हैं और कुछ लोगों ने वापस ज्वाइन किया है। आपने देखा कि महबूबा मुफ्ती अब्दुल हक खान, जो एडवोकेट अब्दुल हक खान, वो मिनिस्टर भी रहे हैं रूरल डेवलपमेंट के, उनके घर गई और उनको ज्वाइन कराया। तो अभी पीडीपी की मजबूरी भी है, लेकिन रिजल्टमेंट बहुत है, क्योंकि इल्तिजा मुफ्ती को जो मैंडेट मिल रहा है बिजबिहारा में, तो उनके अपने लीडर नाराज हैं उस फैसले से, क्योंकि अब्दुर्रहमान वीरी ने नाराजगी का इजहार किया है। उनको लग रहा था कि वो कॉन्टेस्ट करें, क्योंकि महबूबा मुफ्ती तो कॉन्टेस्ट शायद नहीं करेगी, तो उनको लग रहा था कि वो कॉन्टेस्ट करेंगे बिजबिहारा से, लेकिन उन्हें मौका वहां के लिए नहीं दिया गया, किसी और जगह के लिए उनको उम्मीदवार खड़ा कर दिया गया। क्योंकि जिस शख्स ने 50 साल सियासत की हो, 55 साल सियासत की हो किसी पर्टिकुलर असेंबली सेगमेंट में, और आज अगर उसे हटाया जाता है और कहा जाता है कि महबूबा मुफ्ती की बेटी वहां पे चुनाव लड़ेंगी, तो पार्टी में तो खलफशार पैदा हो जाता है, खलबली हो जाती है, और ऐसा ही आज भी देखने को मिल रहा है। एक और सवाल आपने बड़ा अहम पूछा था, शायद आप मुझसे जवाब अभी नहीं ले पाए, वो था गुलाम नबी आजाद का दावा के उनके साथ कुछ बड़े लीडर ज्वाइन करने वाले हैं, बड़ा सरप्राइज होगा। फिर वो कौन है? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ तो उनकी अब अलायंस हो नहीं सकती, कांग्रेस से वो निकल चुके हैं, कांग्रेस उनको शायद वापस शायद लेगी भी नहीं, और शायद गुलाम नबी आजाद जाना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि लगातार इस तरीके की अफवाहें चल रही थी और गुलाम नबी आजाद की तरफ से लगातार स्टेटमेंट्स जारी किए जा रहे थे कि ऐसा पॉसिबल भी नहीं है और ये सच भी नहीं, और ऐसा ही लग रहा है। और अगर वो वापस आते भी तो शायद कांग्रेस के जो यहाँ के लीडर हैं तो शायद वो कंफर्टेबल नहीं होते, तो इसीलिए उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस की। तो गुलाम नबी आजाद को क्लियर करना चाहिए कौन है वो लीडर जो उनको साथ देना चाहते हैं, क्योंकि उनके अपने कुछ लीडर जो हैं वो पार्टी छोड़ के चले गए, कुछ सीनियर लीडर, उसमें पीरजादा मोहम्मद सईद भी पहले शामिल थे जो कोकरनाग इलाके से लगातार जीत रहे थे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, और भी कुछ लीडर हैं जो उन्हें छोड़ के चले गए। तारा चंद जो हैं वो भी पहले आए थे गुलाम नबी आजाद के साथ और बाद में वो चले गए। तो काफी सारे लीडर जो पहली वेव में आए थे उनको लगा कि गुलाम नबी आजाद की पार्टी जम्मू कश्मीर में वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सके जो स्टैचर गुलाम नबी आजाद का रहा है। मैं तो ये कहूंगा कि जो स्टेचर गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस में रहा है, लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पे या एक बड़े लीडर के तौर पे, दिल्ली में नेशनल लीडर के तौर पे, वो कद कहीं ना कहीं, मुझे ये मेरी जाती राय हो सकती है, हो सकता है कि वो इससे इत्तेफाक ना करें, लेकिन अवाम में ये नजर है कि उन्होंने अपना सियासी कद कांग्रेस को छोड़ के कम कर दिया है। हुरेरा बिल्कुल रिफत, एक चीज और समझना चाह रहे हैं, डीपीएपी अब किसके साथ जाएगी, आने वाले दिनों में किसके साथ इत्तेहाद होता है? हालांकि ऑप्शन अब बहुत कम बचते हैं रिफत अब्दुल्ला, अगर आगे आप देखिए, लेकिन बीजेपी को किस तरह से देखा जाए? हमेशा दावा करती रही बीजेपी
जम्मू तो उसका गढ़ एक तरह से रहा है और जम्मू में वो मजबूती के साथ लड़ेगी, लेकिन कश्मीर वैली में अगर आते हैं, हमने देखा कि पिछले 5 सालों में बीजेपी ने वैली में भी बहुत मेहनत की है। जहां पर आपको याद होगा रिफत अब्दुल्ला की बीजेपी का कोई नाम लेवा नहीं होता था, वहां पर आप देखिए कि बीजेपी की रैलियां निकल रही हैं, उसके जलसे जुलूस हो रहे हैं। तो क्या कश्मीर में जो बीजेपी दावा करती है कि कमल खिलाएगी, कितना दम नजर आता है बीजेपी के इस दावे में? देखिए, एक चीज तो बीजेपी को मानना पड़ेगा कि बीजेपी की उतनी मजबूत साख कश्मीर में नहीं है जितना वो सोचते थे, क्योंकि 10 साल से जब कोई सेंटर में पावर में रहे और तीसरी बार भी आए, तो उसके बाद जो कुछ इम्पैक्ट होना चाहिए था उस तरीके का तो इम्पैक्ट नहीं है। जो आप कह रहे हैं कि पहले कोई नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि जब कोई पावर में रहता है मरकज में, तो कोई ना कोई जुड़ता ही है, एक बहाने दूसरे बहाने। लेकिन क्या वो अपना खाता खोल पाएंगे? क्योंकि आज तक बीजेपी ने कश्मीर में असेंबली इंतखाबात में अपना खाता, अपना अकाउंट नहीं खोला है, उनको आज तक कोई सीट नहीं मिली। इस बार ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हालिया लोकसभा इलेक्शंस में उन्होंने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा। उन्होंने कहा कि बाकी कैंडिडेट्स को उन्होंने सपोर्ट किया, ना कोई बाकी कैंडिडेट जीता, ना वो खुद कैंडिडेट मैदान में उतार पाए। तो उससे लगता है कि उनको भी मालूम है कि वो उतना स्ट्रांग कश्मीर में नहीं है। और जो मुझे इनपुट्स मिल रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि 11 या फिर 14 कैंडिडेट्स को वो इस बार डायरेक्टली खड़ा करेंगे कश्मीर से। लेकिन उनको ये भी डर जरूर होगा कि अगर वो हार जाते हैं, यानी सभी सीट से वो कश्मीर में हार जाते हैं, तो फिर लोगों को वो क्या कहेंगे कि जो वो बता रहे थे कि लोग चाह रहे थे कि 370 हटे, 35A हटे और स्टेटहुड भी अभी तक रेस्टोर नहीं हुआ, तो वो भी उनके जहन में होगा। लेकिन मैं तो दावे के साथ ये कहूंगा कि बीजेपी के लिए जम्मू में इस बार उतना मुकाबला आसान नहीं होगा जितना 2014 में था या फिर 2019 में था। उतना आसान मुकाबला आज मैं लोकसभा के 2014 की बात कर रहा हूँ या 2019 की बात कर रहा हूँ या रिसेंटली जो इंतखाबात हुए उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि 2014 में असेंबली इंतखाबात हुए, उतना आसान नहीं होगा। बिल्कुल रिफत, लोकसभा इंतखाबात में भी आप रिजल्ट देखिए तो जम्मू में बीजेपी का जो वोट शेयर है वो भी काफी घटा है पहले के मुकाबले में। वही मेरे कहने का मकसद यही था। जैसे 2008 में जब अमरनाथ लैंड रो हुआ तो उससे बीजेपी जरूर उभर गई। हालांकि बीजेपी के लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, लेकिन उस एजुकेशन से बीजेपी उभर गई जम्मू में। और 2008 में उन्हें कुछ सीट्स मिली, शायद 11 अगर मुझे सही याद होगा। लेकिन 2014 में उन्हें 25 सीटें मिली, यानी उसके बाद और सीट्स में इजाफा हुआ। और आज जो सूरत हाल है, 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस की पोजीशन पहले के मुकाबले में मजबूत हुई है। और जब उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी सपोर्ट मिलेगा और कुछ और पार्टियों का भी सपोर्ट मिलेगा, तो यह कहा जा सकता है कि एक बड़ा टफ कंपटीशन होगा बीजेपी के लिए। लेकिन अगर बीजेपी को 35 सीटें मिलती हैं, आज ये आप नोट करके रखिएगा, अगर 35 सीटें मिलेंगी बीजेपी को जम्मू में या जम्मू कश्मीर में अपने दम पे, तो हर मुमकिन कोशिश बीजेपी करेगी कहीं से भी वो बाकी 10-11 लोगों को लाएगी ताकि वो हुकूमत बनाएंगे। क्या 35 सीट्स उनको मिलेंगी, ये एक बड़ा सवाल होगा। और 35 सीट्स अगर उन्हें मिलती हैं तो ये कहा जा सकता है कि द पार्टी कुड बी वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी। बिल्कुल रिफत, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया। और कि अगर 35 सीटें बीजेपी की आ जाती हैं जम्मू में और पूरे उसमें मिला के, तो फिर वो सरकार बनाने की पूरी एक तरह से कोशिश करेगी। लेकिन रिफत, डिलिमिटेशन का जो फैक्टर है, इसे किस तरह से देखा जाए? कितना बदलाव या कितना असर चुनाव पर इसका पड़ेगा? क्या बीजेपी के लिए फायदेमंद है जो अपोजिशन? टेस्ट मैच होता, जी हुरैरा, पहले टेस्ट मैच होता था, फील्डिंग उसी तरीके से होती थी, बैटिंग उसी तरीके से होती थी। उसके बाद वनडे, और उसके बाद जब 2020 आ गया तो पूरी पिक्चर बदल गई। मैं तो ये कहूंगा कि ये जितने भी खिलाड़ी हैं असेंबली इलेक्शंस के लिए, इन्होंने वनडे खेला है उस डिलिमिटेशन में जो पुरानी थी, उन बाउंड्रीज के अंदर इन्होंने फील्डिंग की है, बैटिंग भी की है। थोड़ा समझ लीजिएगा, यानी जो दायरा था, आप मानिए कि एक 2 किलोमीटर एरिया में उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी फैली थी, अब या तो कहीं पे 1.25 हो गए या 2.25 हो गए, 2.5 हो गए या 3.5 हो गए। यानी अब फील्डिंग पूरी बदलनी पड़ेगी, अभी किसी को पता नहीं है। हालांकि डिलिमिटेशन का फायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस को जरूर मिला, जो राजौरी पुंछ को अनंतनाग के साथ जोड़ा गया। ज्योग्राफिकली वो बिल्कुल ये समझा जाता था कि फिजिबल नहीं है, लेकिन चूंकि डिलिमिटेशन हुई, फायदा हुआ नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट मियां अल्ताफ को। उन्होंने भारी अक्सरियत से जीता, क्योंकि उन्हें गुज्जर वोट का भी फायदा मिला, पहाड़ी वोट का भी फायदा मिला।
क्योंकि पीर मुरीदी उनकी जो है वो काम कर गई और बीजेपी ने उनके लिए, या मैं ये कहूं कि अगर बीजेपी का इन्फ्लुएंस डिलिमिटेशन में रहा होगा तो उन्होंने उनके लिए स्टेज सजाया और वो ताज पहन गए। तो अब कहां कौन कैसे जीतेगा, मैं एक छोटी सी मिसाल बताऊंगा। यहाँ पे एक खान साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पे अभी तक हकीम मोहम्मद यासीन जीतते आए हैं और उमर अब्दुल्ला ने लास्ट टाइम बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी से जीता। बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी का एक हिस्सा अब जो है कट गया, वो जुड़ गया खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ। खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी का एक हिस्सा कट गया, वो जुड़ गया बीरवा के साथ। यानी जो पुराना वोट बैंक किसी का था वो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में चला गया और उसको और मेहनत दूसरे साइड से करनी पड़ेगी। यानी एक साइड कट गया, एक साइड जुड़ गया। जो एक साइड कट गया वो किसको वोट देंगे? जो ट्रेडिशनली किसी पार्टी को वोट देते थे। जो जुड़ गया वो किसको वोट देंगे? क्या वो इस कैंडिडेट को वोट देंगे? ये तो आने वाले असेंबली इंतखाबात पे पता चलेगा। सो कंपटीशन बड़ा तगड़ा है और मैं ये कहूंगा कि अभी इन प्लेयरों को पता नहीं है कि इनके लिए कितना मुश्किल होगा इस अपने एरिया की फील्डिंग करना एज ए कैंडिडेट। थोड़ा सा रिफत, बिल्कुल आपने कहा कि थोड़ा सा पिच में बदलाव हो सकता है, ये कह सकते हैं स्पिन जी, बाउंड्री में बदलाव। मैं तो ये कहूंगा हुरैरा कि बाउंड्रीज में बदलाव हो सकता है क्योंकि बाउंड्रीज बदल दी गई हैं। अब जो पहले कोई सियासतदान कहीं पे छक्का मारता था उसको पता था कि बाउंड्री कहाँ है, अब उसे बाउंड्री का अंदाजा अभी भी नहीं है कि बाउंड्री किस तरीके से रिएक्ट करेगी इसके शॉट पे। मैं तो दूसरे अंदाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन हकीकत यह है कि इससे कुछ लोगों को फायदा मिल सकता है, कुछ लोगों को नुकसान। लेकिन जब पार्टीज होती हैं, देखिए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स या छोटी पार्टी के कैंडिडेट्स को नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी। लेकिन जो बड़ी पार्टीज है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोटर उधर वोट डाले या इधर वोट डाले, वोट तो डलेगा कैंडिडेट के हक में ही। तो पार्टीज को, जो ऑर्गेनाइज्ड पार्टीज है, चाहे पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उनको इस लेवल पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उन लोगों को जरूर फर्क पड़ेगा जो एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी, बिल्कुल, जो पहले जीत के आए हैं और अब फिर से मैदान में है। बिल्कुल। रिफत, एक चीज और समझना चाहूंगा कि चाहे डीपीएपी की बात करें, नई जो पार्टियां आई हैं, लोकसभा चुनाव में इनका बहुत ज्यादा असर नहीं देखा गया। चाहे सज्जाद गनी लोन की पार्टी की बात करें, चाहे अपनी पार्टी की बात करें, चाहे डीपीएपी की बात करें, इन पार्टियों का असर लोकसभा में नहीं देखा गया। लेकिन अब असेंबली के चुनाव है, इन पार्टियों को कहां पर आप पाते हैं? सवाल आप दोहराएंगे हुरैरा? मैं ये कह रहा था कि जो नई नवेली पार्टियां हैं जो पहली बार असेंबली के इंतखाबात में जा रही हैं, इन्हें आप कहां पर पाते हैं? गुलाम नबी आजाद साहब की डीपीएपी, बुखारी साहब की अपनी पार्टी, सज्जाद गनी लोन की अपनी पार्टी, तो इन जमातों को कहां पे आप देखते हैं? देखिए, इसके काफी सारे डायमेंशन है। एक डायमेंशन ये भी है कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को वोट दे दीजिए, बीजेपी को दूर रखना है। अगर लोग उस पर अमल करेंगे तो वो ये सोचेंगे कि आज भी राहुल गांधी ने ये कहा कि वो स्टेटहुड के लिए फाइट करेंगे और स्टेटहुड रेस्टोर करने की कोशिश हर मुमकिन करेंगे। तो कुछ लोगों के जहन में अगर ये होगा कि अगर एक ही पार्टी को या एक अलायंस को वोट देंगे तो हो सकता है वो मुमकिन हो। लेकिन कुछ लोगों को ये भी लग रहा है कि अगर अलग अलग कैंडिडेट्स को वोट देंगे तो ये मैंडेट बिखर जाएगा, तो फिर हमारे लिए कोई कुछ नहीं कर पाएगा और पाउचिंग भी हो सकती है। क्योंकि अगर अलहदा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को जिताया जाता है तो उसमें उनको ये भी खदशा रहता है कि कल को उन्हें कोई भी अपने साथ लेके जा सकता है, कोई भी लालच देके, मिनिस्ट्रियल बर्थ देके। पाउचिंग बहुत ज्यादा हो सकती है, हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है। तो ये अब लोगों पर निर्भर करता है कि वो किस आइडियोलॉजी को, किस मुद्दे पे वोट देते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी और बाकी ट्रेडिशनल पार्टीज का बहुत बड़ा रोल है बाकी पार्टियों के मुकाबले में, चाहे ये अवामी इत्तेहाद पार्टी हो या जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हो या डीपीएपी हो। लेकिन अवामी इत्तेहाद पार्टी जो है उसका एक अलग कैरेक्टर सामने आया है रिसेंट लोकसभा चुनाव में, जब उमर अब्दुल्ला हार गए। ये कहा जा सकता है कि जो नहीं होता था वो हो गया। किसी ने सोचा नहीं होता कि इंजीनियर रशीद, हालांकि इंजीनियर रशीद ने खुद इससे पहले चुनाव लड़ा लेकिन हार गए, कुछ ही वोट उनको मिले, 1 लाख के करीब वोट मिले थे। अब 5 गुना इजाफा हुआ। तो आप ये भी मानते हैं कि वो जेल में है, सेंटिमेंट पे वोट मिला, लेकिन किसी ने वोट का इस्तेमाल तो किया उनके हक में, तो वो सिंपैथी बरकरार भी हो सकती है अगर इंजीनियर रशीद रिलीज हो जाते हैं। ये भी आप नोट करके रखिएगा। अभी अगर उनकी मूवमेंट में 50% का रिदम है तो मैं ये कहूंगा कि 80 to 90% रिदम बढ़ जाएगा अगर इंजीनियर रशीद रिलीज हो जाते हैं, क्योंकि 28 तारीख को हियरिंग है और अगर वो रिलीज हो जाते हैं, क्योंकि ही इज वोकल,
वो अपनी बात कोशिश करते हैं दूसरों तक पहुंचाने की, मनवाने की। ही गोज ऑल आउट। तो वो फिर से कोशिश करेंगे, लोगों को बताएंगे कि उनके मन में क्या है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। अगर उनको 10-15 सीट्स मिली, अगर मान के चलते हैं, तो एक बड़ा मेजर फैक्टर होगा। लेकिन उनका भी फिर अलायंस या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हो सकता है या कांग्रेस के साथ, जो अभी हमें लग रहा है शायद वो बीजेपी के साथ अलायंस नहीं करेंगे, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ उनका पहले से स्टैंड रहा है। तो अब ये देखना होगा कि क्या बड़ा मैंडेट मिल सकता है। देखिए, रूल आउट कुछ भी नहीं किया जा सकता। एक लहर थी, और आप ये जानकर हैरान होंगे कि जो लोकसभा सीट थी बारामूला की, उसमें कुल 18 असेंबली सेगमेंट्स थे। 18 में से 15 पे उसने जीत हासिल की इंजीनियर रशीद ने। यानी 18 सेगमेंट्स जो थे, उन्होंने टोटल 18 सेगमेंट्स पे मुश्तमिल एक लोकसभा सीट पे चुनाव लड़ा, उसमें से 15 में जीत दर्ज की और कई सेगमेंट्स में बड़े मार्जिन से वो जीते। तो उसका मतलब अगर वो सिंपैथी बरकरार रखेंगे तो खाली नॉर्थ कश्मीर में फिर उनको 15 सीट्स मिलती हैं। यानी जिसने लास्ट टाइम वोट दिया, अगर वही आज भी वोट देगा तो 15 सीट्स एक छोटे से एरिया में आउट ऑफ 18। इंजीनियर रशीद और उनकी जमात जो है वो जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात में एक बड़ा फैक्टर साबित होने जा रही है। उलटफेर हो सकता है हुरैरा, उलटफेर हो सकता है, बट सब्जेक्टेड टू हिज रिलीज। इफ ही इज ग्रांटेड बेल तो मोमेंटम जनरेट हो सकता है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया रिफत अब्दुल्ला। और कई चीजें हैं जिस पर आपने रोशनी डाली और बहुत तफसील से रोशनी डाली। अवामी इत्तेहाद पार्टी की बात करें, इंजीनियर रशीद की बात करें, या जो रिवायती पार्टियां हैं उनका कद कितना बढ़ा या कितना घटा, और जो नई पार्टियां हैं वो किस तरह से इस चुनाव में अपने आप को साबित करेंगी, इस तरह के बहुत से सवालात हैं। और हमारे नाजरीन जो हमारे साथ जुड़े हैं, आपको हमारी ये बातचीत कैसी लगी, आप अपना कमेंट जरूर इनबॉक्स कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया रिफत अब्दुल्ला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अभी तो इंतखाबात की शुरुआत है, हम दोबारा से जुड़ेंगे, इस पर और बात करेंगे। बहुत से पहलू हैं, क्योंकि जब बात जम्मू कश्मीर सियासत की होती है तो फिर उसको हम 25 मिनट या 20 मिनट में महदूद नहीं रख सकते। इस पर हम आगे भी बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रिफत अब्दुल्ला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे तमाम नाज़रीन का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आदाब।